बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 12,500 से तजावज़ कर गई है। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत ने खदशात का इजहार किया है कि जुलाई के माह के आखिर तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद लाखों तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की बात की है। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 दिन मजीद तोसी का ऐलान कर दिया है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि जुलाई के महीने तक केसेस पाकिस्तान में लाखों की तादाद तक पहुंच सकते हैं। क्या हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली करेगी, क्योंकि केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है? देखिए, ये तो आप समझे ना कि वो आज 25 तारीख है जिसके बारे में वजीर आजम साहब और जिन मॉडल्स को वो फॉलो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो जॉन हॉपकिंस का हो या इंपीरियल कॉलेज का हो या वाशिंगटन डीसी में मौजूद एक ज़बरदस्त जिस मॉडल को ट्रम्प साहब भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, सारी दुनिया फॉलो कर रही है, उसको फॉलो कर रहे होते तो आज पाकिस्तान में आज की तारीख 50,000 केसेस रिपोर्ट होने थे जी। अच्छा, 50,000 केसेस होने थे और लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा। ये जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स बुनियादी तौर पे ये इसमें डेटा डाल दें आप और डेटा डाल दें और साथ उसके आप R0 देख लें और साथ आप केसेस रिकवर्ड देख लें और किसी भी एक मुल्क का, दो मुल्कों के, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, यानी आपके पास 2 महीने पहले तो ऐसा नहीं था कि आप कोई रिसर्च कर सकें या कोई मॉडल बता सकें या आप बताएं कि जी इतने 100 लोग या इतने, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ये तकरीबन 3 मिलियन लोग अब इससे मुतासर होने जा रहे हैं अगले 24-48 घंटों में। और अब इतनी बड़ी तादाद जब आपके पास होती है तो फिर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर आपके पास बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा तजर्बों के साथ सामने आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं कि जी ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ था। तो उसके बाद फिर तमाम मुल्क जो है वो अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करते रहते हैं। मतलब ट्रंप मानते ही नहीं थे कि कोई चीज है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो काबू पा चुका हूं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरीन यूज करो, क्लोरीन पियो। कल तो उन्होंने यहां तक कह दिया, कल या परसों के उसको जो है वो इंजेक्शन लगाया करो, खाने के बाद पी जाया करो। उन्होंने डिसइंफेक्टेंट को के इंजेक्शन लगवाओ। मतलब लोगों ने, खैर बाद में उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मुझे गुफ्तगू करके मैं उसको चलाना नहीं चाह रहा। वो इतनी अजीब और गरीब बातें हैं। डिसइंफेक्टेंट ये होता है जो क्लोरेक्स, ये जो आप जो सफाई करती है ना डिसइंफेक्टेंट्स के साथ, बावर्ची खाने का आपने सफाई कर ली, चूल्हा साफ कर लिया, कुछ और चीज साफ कर, वो कहते हैं डिसइंफेक्टेंट के इंजेक्शन लगाए तो उससे शायद ठीक हो जाए। और लाइट्स जो हैं, आप अल्ट्रावायलेट लाइट्स या पता नहीं कौन सी लाइट्स उनके अंदर बैठ जाए तो वायरस मर जाएगा। तो वायरस बॉडी के अंदर है। वो अजीब सी बात करके बाद में वो चले गए गुस्से में आके। गुस्से में आजकल काफी लोग, काफी दुनिया के हुक्मरान जो हैं इन दोनों गुस्से में है जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन बात यह है कि वो गुस्सा उनको खत्म करना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो बहरान है वो खतरनाक हो जा रहे हैं, हो रहे हैं और अभी होंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में एक प्रॉब्लम जो बड़ी आ रही है, अमेरिका का आप डाटा अगर देखें तो उनके जो बड़े शहर हैं वहां पर तो एक तरह से पीक पे है, यानी अमवात भी, केसेस भी बदकिस्मती से। लेकिन उनके जो बाकी इलाके हैं, जो उनके हार्टलैंड्स हैं, उनकी दूसरी रियासतें जो हैं, वहां पर अब अमवात होनी शुरू हो गई हैं और केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। लेकिन वहां पर एक खास मिजाज है लोगों का। लोग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मानते, वो बहुत ज्यादा बात नहीं सुनते, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी हैं। अच्छा, इसमें जो एक पाकिस्तान के हवाले से और कुछ इंडिया के हवाले से भी यहाँ पे इस खत्ते में ये कोई बात ऐसी है जो मैं पहले भी, उस दिन भी मैंने बात की थी कि यूरोप का मॉडल अमेरिका पे अप्लाई नहीं हो रहा, अमेरिका का मॉडल यूके पे अप्लाई नहीं हो रहा, यूके का मॉडल मिडिल ईस्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा, और इसी तरह से वो मॉडल्स यहाँ जनूबी एशिया में भी अप्लाई गलबन नहीं हो रहे और होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अगर तो लेकिन हम मजमूई तौर पर अगर इस वबा को देखें, वो बात जो मैंने बहुत अर्से पहले की थी, अब चूंकि वजीर आजम भी खुल के कर रहे हैं और बाकी डॉक्टर्स भी चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कर रहे हैं,
तो मैं भी खुल के कर लेता हूं। वो जो मॉडल्स हैं, अगर उन मॉडल्स को खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अप्लाई कर दिया जाए तो उन मॉडल्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो तादाद बनती है, जो लोग अपनी जानों से जा सकते हैं, उन लोगों की तादाद 10 लाख से ज्यादा है। ठीक, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर उन मॉडल्स को हम अप्लाई करें, ठीक, 10 लाख से काफी ज्यादा है। अच्छा, और लेकिन वो तारीख तो गुजर गई जिस तारीख तक उतने लोग आने थे, और फिर उसके बाद इतनी शख्सियात। तो अब ये तो उस वक्त होना था जब 50,000 या 20,000 या 25,000 लोग होते, तो ये तो 12,000 केसेस हैं, और अमवात जो हैं पाकिस्तान में वो 261 हो गई हैं। एक जो नई चीज आई है और वो बड़ी अजब सी है, और वो ये है कि हम सब पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की हम बात करते रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स नहीं हैं। यूरोप के अंदर आपस में लड़ाई हुई मुख्तलिफ मुल्कों की कि जी वेंटिलेटर्स हमें दो। जर्मनी ने वेंटिलेटर्स नहीं दिए, स्पेन नाराज, इटली नाराज, बाद में उन्होंने कहा ठीक हम देते हैं। अमेरिका वेंटिलेटर्स मंगवा रहा है चाइना से। चाइना अब वेंटिलेटर, हर मुल्क का अलग अंदाज का वेंटिलेटर है, और वेंटिलेटर्स पे जब आप जाते हैं, वेंटिलेटर्स को एक बंदा नहीं चला रहा होता, पूरी टीम चाहिए होती है आपको। इंटूबेट किसने करना है, उसको डायलिसिस किसने देखना, मशीन किसने देखनी है, मतलब एक पूरी टीम होती है। नर्सिंग स्टाफ कौन सा है, जो स्पेशलाइज टीम होती है, जो सिर्फ आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़े हुए पेशेंट को देख रही होती है। तो वेंटिलेटर पे का मतलब ये नहीं कि आपने किसी मशीन के साथ एक बंदे को लगा दिया और वहां से चले गए। उसकी 24 आवर्स मॉनिटरिंग, उसकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, उसका वेंटिलेटर ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा वेंटिलेटर। और ये अब वेंटिलेटर्स, जो वेंटिलेटर है जिसने सारी जिंदगी, मिसाल के तौर पे आईसीयू का एक्सपीरियंस है किसी डॉक्टर के पास, तो वो एक खास किस्म के वेंटिलेटर्स हैं। अब वो पता चला चीन का वेंटिलेटर आ रहा है, कोई कहीं वेंटिलेटर आ रहा है, कोई इधर का आ रहा है, कोई उधर का आ रहा है, तो वो एक पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ था। और साथ ही ये भी बात सामने आई कि जी जरूरी नहीं कि अगर आपको अगर तनफ्फुस में ही मसला हो, क्योंकि पहली स्टेज तो ये है ना कि उसने वायरस ने हमला कर दिया, तो वो 5-7 दिन आपको उसमें केस में लगेगी जी वायरस आ गया, और वायरस आने के बाद आपके वो हलक में पहुंच गया, और हलक में पहुंच 5-7 दिन। उसके बाद दूसरी स्टेज ये है कि वो फेफड़ों तक गया, फेफड़ों को जाके उसने इंजर करना शुरू कर दिया, हमलावर हो गया, खाना शुरू कर दिया, एक तरह से खाना शुरू कर दिया फेफड़ों को। क्योंकि इसमें जब खांसी आती है, कोविड के पेशेंट्स की जो आखिरी स्टेज में जो खांसी आती है, वो खांसी में खून जो है वो एक्चुअली फेफड़े ही होते हैं। मतलब बड़ी एक, अल्लाह अपना खैर करे, कोई आसान इसमें इजी मौत नहीं है। इसके जो पेशेंट्स जिनकी डेथ हो रही है वो आसान मौत नहीं है, ठीक है, चाहे वो 24 घंटों का फेज हो या 48 घंटों का फेज हो। 12 और फिर तीसरा वो स्टेज है जिसमें साइटोकाइंस, जिसमें जिस्म जवाब देता है। साइटोकाइंस पैदा होते हैं जनाब, एक लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, ये वायरस कहां से आ गया, हमलावर हो गया, या तो वो साइटोकाइंस मार देते हैं वायरस को, या वो साइटोकाइंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो अपने ही जिस्म को नुकसान पहुंचाने, साइटोकाइंस कॉमन कह चुके हैं। अब वेंटिलेटर के हवाले से एक रिसर्च आई है, वो बड़ी अजब रिसर्च है, और वो अजब रिसर्च है और वो आई है न्यूयॉर्क से जी। और वो न्यूयॉर्क जो है ना 19.4 मिलियन का शहर है, बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है वो कहते हैं सिटी नेवर स्लीप्स, कि वो जागता रहता है 24 घंटे शहर। टाइम स्क्वायर, इधर लॉन्ग आइलैंड घूमते रहते हैं लोग, ओपेरा चल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं लोग, सड़कों पे निकले हुए हैं और सोशलाइज करते हैं वहां पे। अब वहां पर ये बताया जा रहा है, अगर इसको बड़ा कीजिएगा, अगर वो रिसर्च हमारे पास है, तो वहां पर वो ये कह रहे हैं कि 2.7 मिलियन लोग इन्फेक्टेड थे। उन्होंने रैंडम अच्छा, रैंडम का मतलब ये होता है कि जैसे इधर उधर बहुत सारी जगहों पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इधर उधर रैंडम। ये जो हम इलेक्शंस वगैरह के पोल्स भी करते हैं ना कि कौन सी पार्टियां पॉपुलर है मुख्तलिफ मुल्कों में, होते हैं रैंडम होता है, अचानक इधर गए उधर गए, बड़ा ये मुनासिब है। इसमें ये नहीं कि जी इतने उम्र से इतने उम्र के लोग, इतनी खवातीन, इतने हजार, रैंडम। आपने रैंडम लीवर चेक किया जाके कि कितने लोगों के अंदर ये चीज मौजूद है या नहीं है। अब जो रैंडम उन्होंने टेस्ट किए, तो रैंडम टेस्ट जो है उससे पता ही चला कि 2.7 मिलियन लोग वहां पे इन्फेक्टेड थे। 2.7, इतने ज्यादा लोग वहां पर रिपोर्ट ही नहीं हुए। ये चेकिंग हो रही थी एंटीबॉडीज के लिए, ठीक, यानी ये वो लोग जो इन्फेक्ट होके उस फेज में से गुजर गए, यानी सेहतियाब हो गए। और
ये 13.9% पॉपुलेशन ऐसी बनती है वहां पे। ये बड़ी अच्छी खबर है कि जिनमें एंटीबॉडीज मौजूद थी, यानी वो इन्फेक्ट हुए और उनको पता ही नहीं चला और वो ठीक हो गए। लेकिन जो दूसरी बात है ना, जो मैं दूसरी बात यहां पे कहना चाह रहा हूं, और वो मैं वेंटिलेटर्स के हवाले से जहां मैं बात करना चाह रहा था, वेंटिलेटर्स के हवाले से जो हमारे सामने डिटेल्स आ रही हैं वो कोई बहुत ज्यादा खुश आइंद नहीं है। दुनिया भर में लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है कि वेंटिलेटर जी होने चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, वेंटिलेटर्स को नहीं आप लेकर आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर ही उन्होंने वेंटिलेटर्स को 1 मार्च से लेके उन्होंने 4 अप्रैल 4-5 दिन के दरमियान जितने मरीज वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने कोई 57,000 मरीजों को देखा। अब ये वो मरीज हैं, इन्फेक्टेड नहीं है, ये वो हैं जो हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। और इन्होंने उन मरीजों को देखा और ये वो मरीज थे जो वेंटिलेटर्स पे थे। अब वेंटिलेटर्स के लिए कहां से ढूंढ ढांड के वेंटिलेटर्स लाए होंगे और उन्होंने मरीजों को वेंटिलेटर पे रखा होगा। अब पता ही चलता है कि जितने लोग वेंटिलेटर पे गए उनमें से 90% का इंतकाल हो गया। ठीक। आम जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं उनमें अगर आप वेंटिलेटर्स पे रखें, ये ARDS के साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो भी है, नमूनिया या लंग्स कोलैप्स कर गए, काम नहीं कर रहे, फेफड़ों में पानी भर रहा है, जो भी है, आपने वेंटिलेटर पे इसीलिए रखते हैं ना वेंटिलेटर पे मसनूई तनफ्फुस ताकि मिले उसे। तो अमूमन ये होता है कि 40, 50, 60% तक इंतकाल हो जाता है, बाकी रिकवरी हो जाती है, 50% तक भी हो जाती है, 60% लोग वापस आ जाते हैं वेंटिलेटर से सही सलामत होके। लेकिन यहां पर 90% लोग जिनको कोविड वायरस था, 90% लोगों का इंतकाल हो गया, वो बचे ही नहीं। और जो ये भी मैं आपको बता दूं कि एक दफा जो वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है ना बंदा, यानी वो वेंटिलेटर से निकल के सेहतयाब भी हो जाता है, फिर भी जो दुनिया भर का जो डेटा है वो ये बताता है कि उसका कुछ अरसे के बाद उसका उसमें, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है कि फिर उसमें किडनीज, फिर उसमें बहुत ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सेहतमंद हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके अंदर और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाते हैं, उसके बाकी आजा। लेकिन ये जो बात है कि वेंटिलेटर पे गए और 90% का इंतकाल हो गया, इसका मतलब वेंटिलेटर ने इतना काम नहीं दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपने कहीं दुनिया भर से ढूंढ ढांड के वेंटिलेटर इकट्ठे किए, 90% का इंतकाल हो गया। अच्छा, अब जनाब चेक ये किया उन्होंने, जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं कहने लगा हूं वो ये है कि उन्होंने चेक किया कि ये जो जिनका इंतकाल हो गया है, वैसे तो वेंटिलेटर पे इतने लोग नहीं मरते थे, कोविड वायरस से मरे हैं लोग। तो चेक किया कि उनको और क्या बीमारी थी, आखिर ऐसी क्या बीमारी थी जिसकी वजह से कोविड वायरस के लोग ज्यादा मर गए। एक हम बात कर रहे थे ना कि जी और बीमारियां भी होनी चाहिए, उम्र ज्यादा, एक तो उम्र ज्यादा थी उनकी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन और क्या चीज ऐसी थी। अब बाकी 3 चीजें बड़ी हैरानकुन है इस रिसर्च के मुताबिक। 56% ये जो मरने वाले लोग हैं, 56% लोग इनमें हाइपरटेंशन के मरीज थे, ठीक, और इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, जो सेकंड है वो भी बड़ी अजीब बात है, 42% ओबीस थे, यानी उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, वो क्या था उनके अंदर कि उनका वो मोटापा था। ठीक, ओवरवेट नहीं थे। ओवरवेट होने में, वजन ज्यादा होने में और भी ओबीज होने में फर्क है। ओवरवेट होने का मतलब ये है कि अगर मेरा वजन इतना होना चाहिए था और उससे 2 किलो ज्यादा है, मेरा वजन इतना होना चाहिए तो 3-4 किलो ज्यादा है, इतने पाउंड ज्यादा, ये होता है ओवरवेट। ओबीज होना एक बीमारी होती है जिसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप अपनी जो वजन है, जो आपका कद है, आप उससे बहुत ज्यादा आपका वजन है, तो ये एक बीमारी है ओबीज होना। ओवरवेट होना तो अलग चीज है, ओबेसिटी एक अलग चीज है। ओबीज होना जिसको हम कहते हैं ना मोटापा, तो वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा कुछ और है, मोटापा एक बीमारी है। 42% मोटापे का शिकार थे और 34% में डायबिटीज थी। ठीक हो गया। और 90% लोग वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी मर गए। सही। अब जरा वक्फा लें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी इस हवाले से पाकिस्तानी मामला पर भी डॉक्टर्स की डेथ हो रही है बड़ी तेजी के साथ। 345 पाकिस्तान में भी लोग हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो कि मुतासर हो चुका है इस वक्त। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। 。
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी सियासत की बात कर लेते हैं। आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब के मामला तय पा गए हैं, जबकि वो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं बताया शेख रशीद साहब ने। जी शेख रशीद साहब को कुछ बातें जो है ना, शेख बड़े बड़े वेल कनेक्टेड हैं, एक जाती मरासिम उनसे हैं और बरसा बरस से हैं काफी। जब स्टार्ट हुआ ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उस वक्त ये हुआ कि ज़ाहिर है सबसे पहला एक चैनल, और उसको मैं देख रहा था, उसमें न्यूज़ वगैरह का मामला। तो शेख रशीद साहब बाद में आए, इलेक्शन तो बाद में हुआ, और शेख रशीद साहब 2002 में आए। तो उससे पहले जावेद जब्बार साहब होते, बाहर शेख रशीद साहब आ गए, उनसे एक अच्छी ऊंच नीच होती रही, सब कुछ होता रहा। लेकिन एक मजेदार बात है, एक तारीख का एक वाक़या मैं छोटा सा बताता चलूं कि शेख रशीद साहब के दौर में पहला बैन लग गया। अच्छा, मुशर्रफ साहब उसके हामी नहीं थे बहुत ज्यादा, अनवर महमूद साहब भी नहीं थे, गालिबन वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन होते थे, शेख रशीद साहब भी शायद नहीं थे, पता नहीं कोई था, बाद में पता चला कोई भी हामी नहीं था, लगा दिया, चलें जी उठा के बैन लगा दिया। बैन लगा ये डैनियल पर्ल की स्टोरी पे, ये डैनियल पर्ल जिसका भी जो मामला है, ये स्टोरी ब्रेक हुई, उसके बाद बैन लग गया। बहरहाल अब जनाब बैन लगा तो उस वक्त कोई और टीवी चैनल भी नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई आवाज नहीं। तो पहली आवाज, बड़ी हैरान कुन बात है, पहला फड्डा किसने डाला? पहला फड्डा 3 लोगों ने डाला एक ही वक्त में। एक साहब ने उर्दू में कॉलम लिखा नवाए वक्त में, उनका नाम इरफान सिद्दीकी साहब, कि जी डॉक्टर शाहिद मसूद के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनको पाबंदी हटाई जाए, नवाए वक्त में इरफान सिद्दीकी साहब। दूसरा शाहीन से भाई साहब की वेबसाइट थी, उसके ऊपर उन्होंने स्टोरी डाल दी पूरी कि जी ये डॉक्टर शाहिद मसूद पे बैन लगाया गया और ये क्यों लगाया गया और ये बता। लेकिन जो तीसरा जो इंग्लिश में छपा पाकिस्तान में, एक मुजम्मती बयान के जी डॉक्टर शाहिद मसूद पे क्यों बैन लगाया गया, उर्दू में तो छप लग गया इरफान सिद्दीकी साहब का, वेबसाइट पे डाल दिया शाहीन साहब साहब ने। जो उर्दू में लिखा वो लिखा जनाब नजम सेठी साहब ने। ये अच्छी और बुरी बातें भूलता नहीं हूं। नजम सेठी साहब जो है, अब खैर बुरी किया उन्होंने मेरे साथ बात की, कभी अच्छी बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात उनकी। नजम सेठी साहब ने उसके बाद जनाब, नजम सेठी साहब बड़े करीब थे मुशर्रफ साहब, बड़े पसंद करते थे नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब जरा एनलाइटेंड मॉडरेशन और ये सारा उनका था। तो इरफान सिद्दीकी साहब जरा राइट विंग के थे, मुस्लिम लीग नून की तरफ भी झुकाव था, लेकिन वो राइट विंग की चूंकि बात करते थे तो मुशर्रफ साहब को ज्यादा वो करीब जो है वो नजम सेठी साहब थे। तो नजम सेठी साहब ने जब लिखा तो जनाब उसके बाद ज्यादा असर जो, अच्छा शाहीन से भाई साहब का भी असर हुआ, उनकी वेबसाइट का भी, इरफान सिद्दीकी साहब का भी होगा, लेकिन नजम सेठी साहब ने जब लिखा ना कि ये क्यों लगाया बैन, तो उसके बाद जनाब फिर उसको सीरियस लिया गया, वरना वो इनलाइटन मॉडरेशन का दौर था और उस वक्त जो है वो पता भी नहीं चलना था मैं किधर। बहरहाल अच्छा, अब आ जाए जरा इसमें क्या बात कर रहा था मैं, शेख रशीद साहब। अब शेख रशीद साहब वो तो वजीर इतलात थे, लेकिन उस वक्त ये था कि वजीर इतलात जो है वो मुशर्रफ साहब खुद ही मुशर्रफ साहब के साथ बातचीत हो जाती थी। उनके डीजी ISPR थे राशिद कुरैशी साहब, फिर शौकत सुल्तान साहब, खुद ही उनसे बात डायरेक्ट हो जाती थी। और जब इनका एक झगड़ा हुआ, फसाद का भी सुनाऊंगा, बड़ा खौफनाक झगड़ा हो गया। और जब शेख रशीद साहब को इतला से हटाया गया ना, शेख साहब मेरे इंटरव्यू में बैठे हुए थे उस दिन, शेख साहब को मैंने बताया, मैं कहा शेख साहब आपकी वजारत तब्दील होने जा रही है। कहते हैं क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा शेख साहब तब्दील होने जा रही है आपकी वजारत थोड़ी देर में। कहते हैं क्या कह रहे हो? कहते हैं कौन सी? मैंने कहा आपको इतलात से हटा के, आपको पता है कौन सी वजारत दी थी शेख रशीद साहब को? मुशर्रफ साहब जब नाराज हुए, इतलात से उठा के रेलवे दे दी। और कितनी छोटी सी दुनिया था। मैं शेख रशीद साहब को मैंने कहा एक साजिश अंदर हो रही थी, वो मुस्लिम लीग काफी इधर उधर, लोग पसंद नहीं करते थे शेख साहब को, जैसे होता है हमेशा। तो उन्होंने शेख रशीद साहब को उठा के रेलवे दे दी। शेख रशीद साहब ने लेकिन फिर रेलवे भी संभाल ली, वो जैसे उनका स्टाइल है। और वहां पर मोहम्मद अली दुरानी साहब आ गए और साथ उनके तारिक अजीम साहब आ गए वजीर मुमलिकत के तौर पर। 12 अब शेख साहब जो है ना, वो शेख साहब वेल कनेक्टेड है, लेकिन मुझे लगता है जैसे उन्होंने कहा ना कि मौलाना का मैंने कहा धरना तो होगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो पोस्ट धरना हम डिस्कस करेंगे। धरना बहरहाल आ रहा है और धरने के अंदर कमिटमेंट भी हुई है, तो हुई ना, वो हुई, पूरी होना ना होना छोड़ दें। वादे की अभी तक बात कर रहे हैं मौलाना साहब। नहीं आप भाई इत्तेहादियों से हुआ ना भाई, कुछ बात, वो बात गलत थी कि उन्होंने कहा परवेज इलाही साहब से, वो वहां तक तो बात, मैंने भी तो इतनी बात की थी ना कि उन्होंने कहा कि जी -1 हो जाएगा, परवेज इलाही साहब से कहा, वो नहीं हुआ वो खबर। लेकिन वो खबर उतनी, खबर तो ये थी ना कि उन्होंने आपस में बात की, खबर ये नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, मैं कोई पेशगोई कर रहा हूं, ऐसा नहीं था। खबर ये थी
कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी, आम तरीन इत्तेहादी के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तला महमूद साहब के फार्म हाउस पे क्या बात हुई है, ये खबर थी। और वो दिन है और आज का दिन है, वो खबर अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल ऐसी खबर ये तो नहीं थी कि हो जाएगी पेज कोई पूरी और हो जाएगा, ये बड़ी खबर थी कि इत्तेहादियों के साथ बात हुई, इत्तेहादियों के साथ बात हुई और ये इस बात के ऊपर धरना उठा है, यानी धरना डर के नहीं उठ गया, इस बात पे उठा है धरना। तो ये खबर थी असल। अच्छा, बहरहाल तो शेख साहब जो हैं वो उन्होंने कहा 40% तय हो गए हैं, तो बाकी 60% क्यों नहीं तय हुए, किसके साथ तय नहीं हुए और क्या शराइत है उनकी, क्या शराइत पूरी होंगी तो तय होंगे। अदालतें भी हैं, अदारे भी हैं, ठीक है ना। तो ये मामला एहतसाब का भी चल, नैब भी है। तो कैसे, मतलब शेख साहब थोड़ी सी वजाहत फरमाएंगे तो बड़ा करम होगा कि 40% तय हो गए, 60% तय नहीं हुए। मेरा तो ख्याल है कि 100% तय हो गए, शायद ये 90% तय हो गए, तो 60% जरा नहीं, एक मिनट जरा शेख साहब, एक मिनट, शेख साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, शेख साहब जरा कभी कभी जिक्र कर दिया करें ना सिंध हुकूमत का, कभी कभी जरा अनवर मजीद उमनी ग्रुप इधर उधर, यानी ये जो है ना कि 60% हो गए हैं वो सेट है अब हमारे साथ। कभी शहबाज शरीफ के सेट हो जाता है, और भाई शेख साहब कभी कहते हैं मेरी पार्टी का है शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के हो जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो तो मैं तो हुई उसकी पार्टी का, वो तो मेरी पार्टी का आदमी है, तो अच्छा आदमी है। कभी वो कहते हैं कि वो फंसने वाला है, वो फंसेगा, जरदारी सेट हो गया है, कितना सेट हुआ है, कहते हैं मुकम्मल सेट हो गया है। फिर कभी कहते हैं 40% सेट हो गया है। ये कोई कोरोना वायरस का कोई इंपीरियल कॉलेज का डाटा चल रहा है, इतने परसेंट रोज, एक दो वजाहत कर दें हमें भी पता चले। बताने को तो हमारे पास भी बहुत कुछ है। ये एहतसाब के बटन को पॉज किसने लगाया था, आज वो आ गई नहीं आई ना, फ्रांसिस को क्या 25 तारीख को आनी थी, और मजीद दिन ये ऐसे पॉज का बटन दबा हुआ है, अभी दबा हुआ है। ये होती रही रिपोर्टें फलाना, ये सुनते रहे आप, होगा कुछ, अभी कुछ नहीं होने जा रहा, होगा तो मैं बता दूंगा आपको क्या होने वाला है। ये ना रिपोर्टें, कर्जा आ गया, फला हो गया, ये रिपोर्ट, ये तपड़ वो ये सुनते जाए, IPP जब होना होगा ना तो हम कर लेंगे डिस्कस उससे पहले। अभी चूंकि कुछ नहीं हो रहा तो इसलिए अभी पॉज का बटन दबा हुआ है, अभी बस सुने, गोलगप्पे रोज खाएंगे, एंजॉय करें लोग इस पे। असल मसला यह है कि कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाएगा अगले 1-1.5-2 महीने में। जी चाइना ने एक नया पटाखा चला दिया, चाइना ने भी चला दिया और WHO मुझे पता नहीं क्यों पहली दफा जो है, मैं कोई ट्रम्प वाली बात नहीं कर रहा, और मशकूक सा किरदार है WHO का। अब WHO ने आज एक अजीब बात की है, वो कहते हैं कि जी ये जो इस बात की कोई गारंटी नहीं है बकौल WHO के, वो कहते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक दफा अगर हो जाए ये कोविड से, आप इन्फेक्ट हो जाए कोरोना से, तो दोबारा नहीं होंगे। नो एविडेंस द रिकवर्ड पेशेंट्स कैन नॉट बी, यानी नो, ये भी नहीं कह रहे कि हो सकते हैं, नो एविडेंस, यानी ये अजीब गोलमोल से जवाब नहीं होते सियासी बयान, कि कोई इस बात का सबूत नहीं है कि रिकवर्ड मरीज दोबारा ओ भाई ऐसा जुमला है यार, ये जुमला, यानी इसको पकड़ के आदमी पहले तो इसको समझने की कोशिश करे कि क्या कहना चाह रहे हैं। यानी नो एविडेंस, इस बात की कोई शहादत नहीं है कि जो मरीज एक दफा रिकवर हो जाएंगे वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं हो सकते। चलें जी, अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर वैक्सीन की थ्योरी खत्म हो गई, इसका मतलब है कि फिर वो प्लाज्मा जो दे रहे थे उसकी थ्योरी खत्म हो गई ना थ्योरी। क्यों देखिए ना आप, अजीब, यानी अच्छा ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ना, ये प्लाज्मा थेरेपी, मुझे इसमें कोई ऐसा चक्कर ऐसा लग रहा है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी, मैंने पहले भी बात की थी, बहुत बड़ी कोई लॉबी ऐसी है जो कि आपकी ये फार्मास्यूटिकल माफिया है दुनिया में। ये माफियाज हैं बड़ी बड़ी, मिलिट्री माफिया। अब आने वाले दिनों में तो यही बायो वेपन्स का खेल शुरू होना है, इनकी भी बड़ी मांग बढ़ रही है। इन्होंने जनाब जो सबसे आसान तरीका मुमकिन था ना, कि प्लाज्मा बनी बनाई एंटीबॉडीज उठाएं और वो डाल दें किसी बंदे के अंदर, इंजेक्ट करें, उसको जनाब WHO कह रही है कि हम भी, हमारे पास भी कोई इस बात का। अब मुझे बताएं कि वहां हजारों लोग जो एंटीबॉडीज के साथ बैठे हैं न्यूयॉर्क में, और हजारों लोग जो यूरोप में बैठे हैं, आज आप चेक करें तो टोटल दुनिया में 19 या 13 ट्रायल चल रहे हैं। ये प्लाज्मा किसी बंदा ठीक होता है कि नहीं होता, ये जो कराची में भी डॉक्टर ताहिर शमसी और बाकी लोगों ने, आसान तरीन इंडिया में भी शुरू हो गई है, बाकी भी इसके ऊपर, इसको ट्रायल में नहीं ला रहे, इसको ट्रायल में ला ही नहीं रहे। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर, नहीं, वो आसान तरीन जो तरीका है, क्योंकि कहीं से या तो पटारे में से कहीं से वैक्सीन निकालनी है इन्होंने वो उसको एंटीबॉडीज का जो एक नेचुरल तरीका है उसके ऊपर ट्रायल ही कर रहे हैं। जी, शगूक शुबात डॉक्टर साहब इस पर पैदा हो रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस हवाले से आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि एहतिसाब पर पॉज लगा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि ये पॉज जल्द दोबारा से एहतिसाब का अमल शुरू होगा तो ये पॉज हट जाएगा? रिपोर्टें आती रहेंगी, वो एक होता है ना डिस्कशंस, डिबेट्स, कुछ ना कुछ चाहिए, बात इधर उधर बातें होती रहेंगी, लेकिन इस पे भी होगा कुछ भी नहीं। एहतिसाब, पिछला एहतिसाब रुका हुआ है सारा का सारा, तो इस पे क्या होना है, अब आगे क्या आता जाएगा। तो वो भी ऐसे ही बस गुफ्तगू होती है ना, लोग लगे रहे किसी बातचीत में, तो बातचीत होती रहे, अच्छा ये हो गया तो फलां हो गया। अभी इशू जो है वो सारा का सारा पूरी कौम का, रियासत का वो फोकस है इस पे, कोरोना पे। सही। और दरमियान में वो तवज्जो इधर उधर डाल, ये हो गया, रिपोर्ट आ गई, वो फलाना, वो जब होगा, जब होना होगा ना, तो ऐसा गड़प करके चीजें होगी, जो जिसको कहते हैं ना क्लोजर होगा, एक टाइम होगा जब चीजें क्लोज होंगी सारी, तो बसात, सारे मोरे दाएं बाएं इधर उधर। अच्छा, लेकिन वो अभी नहीं, वो कुछ देर बाद। अब इसमें इशू ये है कि एक तो मैंने अभी कोट किया था कि 90% जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है कोरोना वायरस की। ये बड़ी खौफनाक फिगर है। और यहां पे मैं कोट कर रहा हूं जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में पूरी स्टडी की है। दूसरी जो बात है वो चाइना से रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि जो वैक्सीन बनाने वाले लोग हैं, अब वो चाइना वाले कह रहे हैं कि जी ये कुछ 30 या 33 दफा म्यूटेट हो गया है वायरस। म्यूटेट से मतलब उसने शक्ल बदल ली है अपनी, मतलब उस एक वायरस की शक्ल है, वही वायरस उस शक्ल में बदल रहा है। वायरस स्मार्ट वायरस है, वो अपनी शक्लें बदल रहा है। एक के ऊपर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, वो दूसरी तीसरी, वो चाइना की तरफ से एक बात आई है, लेकिन ये है कि इसको कहते हैं 19 नई शक्लें, और जो हमें पता ही नहीं है थी, और पहली जो है वो बहुत सारी दूरी। तो ये एक चाइना की स्टडी आई है, जो जाहिर है कि जो लोग वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उनके लिए परेशान कुन है। लेकिन मैं उधर अपनी उसी पहली वाली बात पे जाता हूं, जो कि एक थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी बहरहाल वो चीज तो एक है, अब वो कैसे है, क्या काम कर रही है उसमें। क्यों कह रहे हैं बीसीजी, क्यों कह रहे हैं मलेरिया, क्यों कह रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खाई थी बचपन में, ये किया था वो किया था। लेकिन ये तय है कि जो मैंने बात पहले की कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन मुल्कों में यूरोप और अमेरिका का मॉडल नहीं चल रहा। यहां पर रफ्तार मध्यम है, इन्फेक्शन उस तरह नहीं फैला उतनी तेजी से। देखें उधर, मैं इत्तेफाक ही है कि जिन दिनों में ये शुरू हुआ ना, नया आया, तो मैं कहीं यूरोप में घूम रहा था, आवारागर्दी कर रहा था, तो उधर ये हुआ कि साउथ से वो छलांग मार के नॉर्थ की तरफ भागे इटली में, वो नॉर्थ में भी फैल गया, नॉर्थ से फैला, उधर फैला। यहां उस तरह नहीं हुआ, ठीक है। यहां जो इशू है वो ये है कि यहां पर डिले हुआ है और उसकी पीक अब आ रही है, और पीक जाएगी 26 कोई मिड जून तक या जुलाई तक। इसकी पीक शुरू हो चुकी है, अभी पीक पे है, आगे जून जुलाई अगस्त तक जा रहा है। और इसमें अब ये भी नहीं कह सकते कि कम टेस्ट करवाते हैं तो जी, क्योंकि कम टेस्ट करवा रहे हैं ना, तो टेस्ट तो कम करवा रहे हैं तो चलें, ठीक है, कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन अमवात भी तो कम हो रही है ना। भूटान में 8,700 टेस्ट हुए हैं, 8,700 टेस्ट, और 8,700 टेस्ट हुए और उसमें 6 पॉजिटिव आए, सिर्फ 6 पॉजिटिव हैं। तो बात यह है कि यहां पर वेव आएगी अगले मई और जून जुलाई तक खिंच सकती है। शुरू हो गया, वो पीक ऊपर जा रहा है सारा सिलसिला, ठीक है। और इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि यहां पर हमारे डॉक्टर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे उलमा, हमारे आम लोग जो कर रहे हैं, वो जितनी पाबंदी कर और जितना कर सकते थे उतना ही सबने किया है। उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन दूसरे मुल्कों को जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनको देख के और फिर खुद को देख के तो अंदाजा होता है कि हम ठीक जा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन बस ये नहीं सोचना बीच में कि यार वो तो सामने घूम रहे हैं ना, रात पे कुछ नहीं होता यार, चलो ना हम भी घूमते हैं, हम भी चलो निकलते हैं बाजार में, सैर करके आते हैं। यही वक्त होता है जब आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आपको वायरस पकड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।